हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो जीपैक 2026 के लिए जो हमारी फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की सीरीज चल रही है, आज ये उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इसी के साथ आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में एंटी हाइपरटेंसिव, देन हमने एंटी एंजाइनल, देन एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में बात करी है, जहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंप्लीट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ आप लोगों को बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएचएफ करेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो ये तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सीवीएस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डायूरेटिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटी माइक्रोबियल जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है कि इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन हमारे आने वाला है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो हार्ट है वो इफेक्टिवली प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। क्यों? इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन। प्रोग्रेसिव कंडीशन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 होता है। कंडीशन दैट अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट मसल। इन सीएचएफ में क्या होता है, देयर इज इनइफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, प्रॉपर हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। जब प्रॉपरली हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज होगा। और ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ सीएचएफ, सीएचएफ की इनिशियल स्टेज में क्योंकि हमारे हार्ट को पता है कि जो है वो वापस से सही करता है चीज़ों को। अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हार्ट अपने आप उसको, हमारी पूरी बॉडी उसको क्या करती है, वो अपने आप उसको सही करने का ट्राई करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स होती है। और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म काम करते हैं कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए इनिशियल स्टेजेस पे। बाकी एक स्टेज के बाद फिर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म भी काम नहीं कर पाएगा। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्या क्या होता है, पहला इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाना, देन इंक्रीज इन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिविटी में। और ये दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव में बहुत अच्छे से कवर किया, तो उसको आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं कि हार्ट जो फेलियर होता है वो दो तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है अपने पास क्या, कि एक होता है अपने पास बैकवर्ड फेलियर। ठीक है, बैकवर्ड फेलियर। और एक जो होता है अपने पास वो होता है क्या, फॉरवर्ड फेलियर। ठीक है, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है, अगर जो हमारी हार्ट की जो वेन्स हैं, ठीक है, अगर वेन्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अगर वेन्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, वेन्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे जो होगा, मतलब वेन्स अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उससे क्या देखने को मिलेगा, उससे हमारा जो प्री लोड होगा वो बढ़ेगा। प्री लोड मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्री लोड एंड आफ्टर लोड क्या होता है, दोनों अच्छे से हमने बताए थे। तो वहां पे क्या होगा, वेन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्री लोड बढ़ेगा, और जब प्री लोड बढ़ेगा हार्ट पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड फेलियर। और अगर हमारे पे क्या हुआ कि आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और वहां से हमारे हार्ट पे क्या हुआ कि आफ्टर लोड का इंक्रीमेंट हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड फेलियर। ठीक है, दो तरीके का हार्ट होता है, बैकवर्ड फेलियर और फॉरवर्ड फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट का वो होता है कि हम यहाँ बैकवर्ड फेलियर और फॉरवर्ड फेलियर क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट जो मेन एम है ट्रीटमेंट का, ताकि जो हार्ट का वर्क है पहले उसको डिक्रीज किया जाए। और हार्ट का वर्क कैसे डिक्रीज करेंगे, जो हमारा प्री लोड और आफ्टर लोड जो हार्ट पे बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करके, सो दैट आफ्टर लोड, और ये जब डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि जो मॉर्टेलिटी होगी वो डिक्रीज होगी कार्डियक रिमॉडलिंग की वजह से। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम मेन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों को सीएचएफ समझ में आ गया होगा, तो देखो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को करना। तो इसके लिए आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या होता है। अब जो मैं क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लो। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डायूरेटिक्स ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं। लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटामाइड, टॉर्सेमाइड हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। हमने एंटी हाइपरटेंसिव में भी किया था। थायजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायजाइड हो गया। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी इन्हीं को बोलते हैं। स्पिरिनोलैक्टोन और एप्लेनोलोन हो गया। देन वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर में आर्टरियो एंड वेनोडाइलेटर। अब देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं आया है। आर्टरियो और वेनोडाइलेटर में हमने क्या पढ़ा था, जो रैस सिस्टम पे काम कर रहा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे, वही यहाँ पे काम करेगा। दैट इज एस इनहिबिटर, सारी प्री क्लास की ड्रग आ जाएंगी। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सारी सार्टन क्लास की ड्रग आ जाएंगी, लो सार्टन, कैंडे सार्टन। देन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हमारी एलिस्किरेन जी थी, अकेली एक ड्रग। और हमने देखा था कि जो आर्टरी और वेनो कंप्लीट जो डायलेटर था, वहां पे हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देखा था एंटी हाइपरटेंसिव में, तो वो वहां पे हो गया। वेनो डायलेटर में हमारे पास हमने नाइट्रेट्स में देखा था, एंटी एंजाइनल में
नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, और आर्टरी डायलेटर हमने ऑलरेडी देख रखा है इससे पहले भी, हाइड्रोलाजिन मिनॉक्सिडिल और निकोरेंडिल हो गया। देखो तो कुछ नया नहीं आया, क्लासिफिकेशन सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा जो उनका पैटर्न है वो चेंज हुआ है। बाकी क्लासिफिकेशन ये बीटा ब्लॉकर्स मेटाप्रोप्रोल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, देखो ये इतना जो क्लासिफिकेशन है ये तो ऑलरेडी आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। अब जब हम आगे जो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे वो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो हम लोग उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लिख दिया। ये पार्ट जो है ये आप लोग ऑलरेडी करके आ रहे हो, तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि अगला जो इस अच्छे पार्ट जो है आपको जो आगे करना है। इसमें सबसे पहले आता है सिंपैथोमाइमेटिक अमीन, जिसमें आपका डोपामिन, 2 ब्यूटामिन आ जाएगा। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिजॉक्सिन आ जाएगा। देन आपका फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर आ जाता है। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा इनामरिनोन और मिलीरिनोन। देन आपका वैसोप्रेशन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाएगा, टोलवैप्टन और कोनीवैप्टन। देन आपका नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड में नेसीरिटाइड आ जाएगा, ठीक। तो ये इतना आपका वो हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन को याद कैसे करना है, तो देखो सिंपल सा एक तरीका याद रखो कि देखो अगर हम वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारे हार्ट क्या न्यूट्रिशन, क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि भाई अच्छा हेल्दी खाना खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो उसी को वेजिटेबल्स को यहाँ पे हमने बना रखा है कैसे, कि जो निमोनिक है, डाइवर्स वेजीज सपोर्ट बेटर कार्डियक न्यूट्रिशन, प्रोटेक्ट वेसल्स, मतलब कार्डियक न्यूट्रिशन को सपोर्ट करेंगी और वेसल्स को प्रोटेक्ट करेंगी। तो डाइवर्स मतलब हो गया डायूरेटिक्स, वेजीज मतलब वैसोडाइलेटर। देन आपका आता है सपोर्ट मतलब सिंपैथोमाइमेटिक एमीन्स, जिसमें आपका डोपामिन, डोब्यूटामिन हो गया था। बेटर मतलब बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलॉल, बिसिप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल। देन आपका कार्डियक में कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपका हो गया कौन सा, डिजॉक्सिन। देन आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन में नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड में एक ही था, नेस्रीटाइड। देन आपका था प्रोटेक्ट में फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर में क्या था, फॉस्फोडाइस्टरेज में इनामिरिनोन था और मिलीरिनोन था, ठीक है। देन आपका था वेसल्स में वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट में कौन सा, टोलवॉप्टन, कॉनीवॉप्टन। फिर आपका अगला जो था वेसल्स हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जो है क्लासिफिकेशन आप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो डाइवर्स वेजीज सपोर्ट बेटर कार्डियक न्यूट्रिशन, प्रोटेक्ट वेसल्स, इसको आप याद रखो, आपका पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो याद हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे अब इसी के साथ मेरे साथ एक बार फटाफट से पूरी क्लासिफिकेशन ऐसे चुपचाप से रिवाइज कर लो, आपका याद हो जाएगा। देखो डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में हमने क्या पढ़ा, डायूरेटिक्स में पढ़ा हमने 3 क्लास। पहली क्लास थी, देखो आंखें बंद करो, बस केवल आवाज सुनो, सारा एकदम मेमोराइज करो चीज़ों को, ठीक है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में हमने पढ़ा 3 क्लास। पहली क्लास थी लूप डायूरेटिक्स, दूसरी क्लास थी थायाजाइड डायूरेटिक्स, तीसरी क्लास थी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में 3 ड्रग आई, फ्यूरासेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सेमाइड। थायाजाइड में 2 ड्रग आई, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। देन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में 2 ड्रग आई, स्पिरोनोलैक्टोन और इप्लेनेरोन। देन उसके बाद हम आ गए वैसोडाइलेटर्स में। वैसोडाइलेटर में पहला क्लास आया आर्टरियो और वेनोडाइलेटर, जिसमें 3 ड्रग हमारी रैस इनहिबिटर्स वाली आ जाएंगी, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में हमने याद किया था कि जितनी प्रिल है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल आ गए। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमने सार्टन याद किया था, लो सार्टन, कैंडी सार्टन। देन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में हमने एलिस्क्रिन जी को याद किया था। और हमारा एंटी हाइपरटेंसिव में एक ऐसी ड्रग थी जो आर्टरी और वेनो दोनों डायलेट कर रही थी, वो थी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो वो भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। देन आता है वेनो डायलेटर में हमने नाइट्रेट्स पढ़ा था, एंजाइनल में नाइट्रोग्लिसराइन, आइसोसर्बाइड, डाइनाइट्रेट। आर्ट्रियो डायलेटर में हमने हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, निकोरेंडिल हो गया। देन आता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल आ गई। ये तो आपकी पुरानी हाइपरटेंशन तक की बात हो गई। उसके बाद नई क्लास में सबसे पहले आती है सिंपैथोमाइमेटिक एमीन्स। सिंपैथोमाइमेटिक एमीन्स में 2 ड्रग आ गई, डोपामिन, 2 ब्यूटामिन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में 1 ड्रग आ गई, डिजॉक्सिन। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर में इनामिरिनोन, मिलीरिनोन हो गई। देन वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में टोलवॉप्टन, कोनीवॉप्टन आ गई। नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड में 1 ड्रग आ गई, नेस्रीटाइड। तो ये कंप्लीट आपकी क्या हो गई, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन हो गई। ऐसे इसको अगर आपको फिर से एक बार सुनना है तो इसको एक बार बैक करना, आंखें बंद करना, फिर से सुन लेना। अब चलो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, ठीक है। सबसे पहला जो है डायूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो डायूरेटिक्स में जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं लाइक फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटामाइड आर द डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस फॉर मोबिलाइजिंग एडेमा फ्लूइड। एडेमा फ्लूइड जो जमा होता है उसको मोबिलाइज करने के लिए डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस कौन से है हमारे पास, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, पहला डिक्रीज द प्रीलोड एंड इंप्रूव द वेंट्रिकुलर एफिशिएंसी बाय रिमूविंग द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। मतलब क्या है कि जब आप यूरिन के थ्रू वॉल्यूम निकाल दोगे, थोड़ा सा फ्लूइड निकाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, जो प्रीलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो वेंट्रिकुलर का इफिशिएंसी है वेंट्रिकल्स की वो अच्छे से काम करेगी। रिमूव द पेरिफेरल एडेमा एंड पल्मोनरी कंजेशन को रिमूव करते हैं। डायूरेटिक्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीज प्रोसेस इन सीएचएफ, दो दे
ड्रामेटिकली इंप्रूव द सिम्टम्स, मतलब क्या होता है कि ये कोई डिसीज प्रोसेस पे काम नहीं करते, ये केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जो सिम्टम पे ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में दीज ड्रग एक्ट बाय द रिड्यूसिंग द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड और बोथ, या तो प्रीलोड रिड्यूस करेंगी या आफ्टर लोड रिड्यूस करेंगी या बोथ। और ये किसमें यूज होता है, जो एक्यूट हार्ट फेलियर है उसके ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीडोमिनेंट जो है वेनोडाइलेटर, जो वेन्स को डायलेट करेंगी, और हमें पता है कि जो वेन्स डायलेट कर रही है मतलब क्या है, वो प्रीलोड रिड्यूस कर रही है, नाइट्रेट्स आ जाएगा। देन प्रीडोमिनेंट आपका जो आर्ट्रियोडाइलेटर इफेक्ट है, हाइड्रोलाजिन मिनॉक्सिडिल, ये क्या काम करती है, ये आफ्टर लोड रिड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि देखो प्री लोड और आफ्टर लोड की याद करने का सिंपल सा तरीका देखो, वेन्स क्या होती है, वेन्स हार्ट में आती हैं, आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं ब्लड लेके, तो वेन्स हार्ट के पहले आ रही है ना, तो वेन्स डायलेट होंगी तो प्री लोड रिड्यूस होगा। आर्टरीज हार्ट के बाद है तो आर्टरीज डायलेट होगी तो आफ्टर लोड रिड्यूस होगा, सिंपल सा, ज्यादा परेशान मत हो। देन आता है मिक्स्ड आर्टरी और वेनोडाइलेटर, इसमें क्या होता है आपका एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये क्या करती है, दोनों प्री और बोथ, प्री और आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस करती है, ठीक। तो ये आपका इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बीटा ब्लॉकर्स का। बीटा ब्लॉकर्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दे ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट ऑफ द एक्सेस कैटेकोलामाइन हार्ट डिक्रीज द मोर्टेलिटी, मतलब क्या, जो एक्सेस कैटाकोलामिन इफेक्ट है हार्ट पे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसको डिक्रीज करती है, जिससे जो होता है जो मोर्टेलिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म थेरेपी इंप्रूव द सिस्टम, डिक्रीज द मोर्टेलिटी एंड रिड्यूस द हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हमको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा सिम्टम को रिड्यूस होगा, मोर्टेलिटी रिड्यूस होगी और हॉस्पिटलाइजेशन भी है वो कम हो जाएगा। मोस्टली यूज्ड बीटा ब्लॉकर इन CHF इज कार्बिडोलॉल फॉलोड बाय मेटाप्रोलॉल और बिस्पोलॉल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, कार्बिडोलॉल, इसको सिंपल से याद रखो, कार्डियक मतलब कार्बिडोलॉल, तो सबसे ज्यादा कार्डियक हार्ट फेलियर में क्या यूज होगी, कार्बिडोलॉल, खत्म। नेक्स्ट इज अ सिम्पैथोमाइमेटिक एमीन, इसमें कौन सी ड्रग है, डोपामीन है, डोब्यूटामीन है, यूज्ड इन अ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। ये किसमें यूज होता है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर के लिए यूज होता है। दीज हैव द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, होता है यहाँ पे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, प्रोवाइड द सिम्प्टोमैटिक रिलीफ इन पेशेंट विद वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, जो ऐसे पेशेंट जिनमें वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है उनमें क्या होता है, सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर में हो गया, इनको हम लोग PD3 इनिबिटर्स होते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनिबिटर्स, इनको आयनोडाइलेटर्स भी बोला जाता है। और ये क्या करता है कि सिलेक्टिवली फॉस्फोडाइस्टरेज 3 एंजाइम को इनिबिट करके CAMP लेवल को बढ़ाता है, और दे शो द पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट एज इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द आफ्टरलोड। मतलब क्या होता है कि ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इनको ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दीज आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू IV रूट, ये किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाते हैं, IV रूट से। मिलिरिनोन इज मोर पोटेंट देन इनामरिनोन एंड डज नॉट प्रोड्यूस द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो मिलिरिनोन ज्यादा पोटेंट होता है। और एडवर्स इफेक्ट इनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कि आपका इनामरिनोन प्रोड्यूस करता है, और हिपैटोटॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो ये दो इसका एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्लास की जो मेन ड्रग है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करें तो दीज आर द ग्लाइकोसाइडिक ड्रग हैविंग द कार्डियक आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी, दैट इज इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कर रहा है विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को तो इंक्रीज करता है बट उनका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड अगर हम बात करें तो दो पोर्शन होता है, एक शुगर होता है जो ग्लाइकॉन होता है, एक नॉन शुगर होता है एग्लाइकॉन मोइटी इसमें प्रेजेंट होता है। और एग्लाइकॉन जो मोइटी होती है वो हमारा क्या होता है, वो होता है स्टेरॉइडल न्यूक्लियस विथ एन अटैच्ड लैक्टोन रिंग। इसमें क्या होता है कि स्टेरॉइडल न्यूक्लियस होता है जो लैक्टोन रिंग से अटैच्ड होता है। सोर्स की अगर हम बात करें, डिजिटैलिस परप्यूरा का लीफ यूज होता है, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिस लेनाटा का भी लीफ यूज होता है, उसमें दो होते हैं, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, दोनों ग्लाइकोसाइड उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका क्या, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की अगर हम बात कर ले, सबसे पहले कार्डियक एक्शन में क्या करता है कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है। देन आपका आता है क्या, डिक्रीज हार्ट रेट, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन आपका जो है ECG प्रोलॉन्गेशन ऑफ द PR इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है, T वेव को इन्वर्ट करता है, और डिप्रेशन ऑफ द ST सेगमेंट को डिप्रेव करता है। ये इसका काम जो है कि इसका कार्डियक एक्शन हो गया। अदर कार्डियक एक्शन के अलावा कहाँ का यूज किया जाता है, नोजिया वोमिटिंग डायरिया में भी यूज कर सकते हैं। किडनी में डायूरेसिस कॉज करता है जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ता है। सीनस में हाई डोज पे कंफ्यूजन, ब्लरिंग ऑफ विजन और डिसोरिएंटेशन कॉज कर सकता है इन सीनस, अगर इसका लोड जो है वो हाई डोज लिया गया तो, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके, सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन कॉज करता है। देन आपका देखो, हाँ ये यहाँ पे कॉज करता है, सॉरी इसका नोजिया वोमिटिंग जो है वो कॉज करता है, उसके लिए यूज नहीं होता, ठीक है, सॉरी। स्किन रैशेस, डायरिया, गायनोकोमेस्टिया कॉज करता है, और यहाँ पे एवरी टाइप ऑफ एर्थीमिया, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे जो है ये यूजेस नहीं है, ये एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शंस लिखा है ना, तो ये सारी चीजें कॉज करता है, ठीक है, इसको याद रखना, एवरी टाइप ऑफ एर्थीमिया, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कार्डियक इंड्यूस्ड एर्थीमिया के लिए कौन सा ड्रग यूज करता है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अब डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, डिजिटैलिस बाइंड करता है और इनहिबिट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम है, डिजिटैलिस उसको बाइंड करके क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इससे जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम इनहिबिट हो गया, इससे क्या हो रहा था, सोडियम जो था वो बाहर जा रहा था। तो जब बाहर जा रहा था तो इसको इनहिबिट कर दिया, तो सोडियम जो है अंदर इंट्रासेलुलर सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और जब इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल बढ़ा तो डिक्रीज इन द एक्सट्रूजन ऑफ कैल्शियम आयन वाया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था कि सोडियम तो बाहर जा रहा था, उसके साथ ही सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज की वजह से जो कैल्शियम आयन का अंदर वो अंदर आ रहा था, वो भी जो कैल्शियम बाहर जा रहा था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज के थ्रू वो जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि सेल के अंदर जो कैल्शियम का आयन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कैल्शियम आयन अंदर बढ़ा तो कैल्शियम आयन के लिए एक और चीज होती है कि जो एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल है एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे, वो भी वहां से क्या होता है, कैल्शियम आयन भी अंदर एंट्री लेगा। और इसकी वजह से जब दोनों साइड से कैल्शियम आयन बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज द कैल्शियम अपटेक एंड स्टोरेज इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का अपटेक एंड स्टोरेज जो है दोनों आपका बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम जो हर एक्शन पोटेंशियल के साथ रिलीज हो रहा है उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। और अमाउंट के बाद जो अवेलेबिलिटी है कैल्शियम की फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, इंक्रीजिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलेगी और इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। अब देखो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा बात बताता हूँ, क्या समझो। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने स्टार्टिंग में ही जनरल फार्माकोलॉजी में ही पढ़ा था कैल्शियम आयन के बारे में। उसमें क्या बात की थी कि जहाँ कैल्शियम वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जहाँ कैल्शियम वहाँ कॉन्ट्रैक्शन। और अभी हमने देखा कि जो इसका प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा था, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में इशू आ रहा था। तो हमें क्या करना है, वही रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या काम करता है, डिजिटैलिस गया और डिजिटैलिस जाके बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज जैसे ही इनहिबिट हुआ तो जो सोडियम का लेवल है वो अंदर बढ़ने लगा। और सोडियम का लेवल बढ़ने लगा, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारे सेल में एक फंक्शन है कि सोडियम और पोटेशियम का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम और कैल्शियम का, सॉरी, सोडियम और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता, एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम का बाहर सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाने लगता है। बट सोडियम पोटेशियम एटीपेज के स्टॉप होने की वजह से क्या होगा कि सोडियम और कैल्शियम का आपस में जो एक्सचेंज है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि कैल्शियम का आयन अंदर बढ़ने लग गया। और एक और तरीका होता है कि जो कैल्शियम है कार्डियक सेल्स में एल टाइप, अब यहाँ पे जैसे सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ा तो कार्डियक सेल में एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल, हार्ट में एल टाइप का कैल्शियम आयन चैनल होता है, वहां पे क्या हुआ कि कैल्शियम का एंट्री होने लगी। और इसकी वजह से जब दोनों साइड से कैल्शियम की एंट्री हो रही है तो इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन अपटेक एंड स्टोरेज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ज़्यादा कैल्शियम है तो मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका अपटेक और स्टोरेज दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से जो हर एक्शन पोटेंशियल के साथ कैल्शियम निकल रहा है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम है तो ज़्यादा निकलेगा। और उसकी वजह से जब अवेलेबिलिटी कैल्शियम की ज़्यादा हुई तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा कार्डियक आउटपुट भी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बस इतना बेसिक सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सारा गेम किसका है, कैल्शियम का है, उतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, बट अभी डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, अब डिजिटैलिस के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। कौन कौन से हैं, उसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीक हार्ट। डिजिटैलिस जो है वो वीक हार्ट वालों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब क्या है, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा कार्डाइटिस, दैट इज मायोकार्डाइटिस में नहीं यूज होता है। इन मतलब इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर देता है। देन आपका क्या होता है, WPW सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। देन आपका हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया भी कॉज करता है। क्या कॉज करता है ये, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करता है। देन अगर हम बात करते हैं अगला कि एल्डरली पेशेंट्स में भी इफेक्ट होता है, एवी ब्लॉक कॉज कर देता है। देन आपका रेनल फेलियर है तो वहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, देन आपका थायराइड है तो हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म में भी नहीं दे सकते। मतलब क्या है इसका, देखो कि इस कंडीशन में भी नहीं यूज़ हो सकते। एल्डरली पेशेंट्स में भी यूज़ करने के लिए थोड़ा सा इशू होता है। एवी ब्लॉक है तो यूज़ करने में इशू आएगा। रेनल फेलियर और थायराइड और हाइपोथायरॉइडिज्म में इसको नहीं यूज़ करते। देन अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डिजिटैलिस की अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका जो एंटीबॉडी यूज़ होगा, वो एंटीडोट यूज़ होगा, वो क्या यूज़ होगा, डिजी बाइंड यूज़ होगा। डिजिटैलिस का जो एंटीडोट है वो कौन सा है, डिजी बाइंड है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब कुछ डिजिटैलिस के कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर ध्यान लो कि अगर बीटा ब्लॉकर्स के साथ डिजिटैलिस को दे दिया तो बीटा ब्लॉकर्स और डिजिटैलिस मिलकर क्या करेंगे कि एवी ब्लॉक को प्रेसिपिटेट कर देंगे, प्रेसिपिटेट द एवी ब्लॉक को प्रेसिपिटेट कर देंगे। अगर थायाजाइड या लूप डायूरेटिक्स के साथ दे दिया तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। ये इंटरेक्शंस नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। देन अगर हमारा
हम किसके साथ दे दिया, अगर हमने कोलेस्टाइरामाइन, ठीक है, कोलेस्टामाइन या कोलेस्टिपॉल के साथ दे दिया, तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमारे पे क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस इन एब्जॉर्प्शन, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम किसके साथ हमने दे दिया, अगर हमने इसको किसके साथ दे दिया, अगर हमने इसको कैल्शियम के साथ दे दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें सिनर्जिज्म देखने को मिलेगा, सिनर्जिज्म देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट द टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रग इंटरेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एक और टॉपिक सिंपल वे में आपको ख़त्म कर दिया। आपको चीज़ें कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि धीरे धीरे नंबर ऑफ व्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। इट मीन्स आपको चीज़ें थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अपकमिंग लेक्चर्स में रेक्टिफाई करूँगा। इस लेक्चर में मैं PYQs का ऐड नहीं कर पाया, बट मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ एक कंप्लीट CVS आपका वन शॉट लेने का, उसमें मैं आपको सारे PYQs करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड आई प्रॉमिस दैट अपकमिंग लेक्चर्स से जो इसके लेक्चर्स आएंगे उसमें सारे में मैं PYQs इंक्लूड करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, लेक्चर्स की सारी अपडेट्स मैं वहीं डालता हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करो, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपको नोट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो। अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और अगर आपको 1-to-1 सेशन 1-to-1 प्लानिंग करनी कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें बाद में पढ़ना चाहिए, तो आप हमारे मेंटरशिप सेशन को बुक कर सकते हो एक नॉमिनल सा चार्ज देके, एंड इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।